अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं नावल की जानिब। आहान शाह एक कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ सिर्फ एक कुर्सी थी। आहान, मुझे जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। शहज़ेब मलक ने आहान के पाँव पकड़े थे। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जब जब मुझे नुकसान पहुँचाया है मैंने तुम्हें हर दफ़ा माफ़ किया है, लेकिन इस दफ़ा तुमने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। आहान, मुझसे गलती हो गई। मैं ये गांव, ये मुल्क सब छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कभी नज़र नहीं आऊँगा, मुझे जाने दो। शहज़ेब मलिक आहान के पांव पकड़े उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। शहज़ेब मलिक एक हफ्ते से उस कमरे में बंद था। हर रोज़ आहान शाह का गार्ड उसके हाथों के 2 नाखून निकालता था। उसके 2 हाथों के नाखून निकले हुए थे जिसकी वजह से वो तकलीफ़ से रो रहा था। मुजफ्फर लाला, आहान ने एक गरजदार आवाज़ से अपने सबसे वफादार मुलाजिम को बुलाया था। जी आहान बाबा। मुजफ्फर हाथों में वुड कटर मशीन और इंजेक्शन लिए अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथों में वुड कटर मशीन देखकर शहज़ेब के हाथ पांव कांप रहे थे। नहीं, मुझे मुझे माफ़ कर दो। शहज़ेब आहान के कदमों में गिरा था। मुजफ्फर ने इंजेक्शन उसके उल्टे बाजू में लगाया था। मेरी बीवी को तकलीफ़ देने की कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि मौत है, भयानक मौत। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक दफ़ा की मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जिसकी वजह से तुम रोज़ पल पल मरोगे। शहज़ेब के बाजू में दर्द की लहर उठी। देखो मलक, ये एक बहुत जहरीला इंजेक्शन है, लेकिन ये जल्दी नहीं फैलेगा। तुम्हारे जिस्म ये पहले तुम्हारे उल्टे हाथ से उल्टे पाँव में जाएगा, उसके बाद सीधे पाँव से फैलता हुआ सीधे हाथ में जाएगा। आहान शाह मुस्कुराते हुए उसे उसकी मौत के बारे में बता रहा था। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मलक ने अपना सर आहान शाह के पाँव में झुकाया था। यह दुनिया की वाहिद गलती है जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर तुम अपना उल्टा हाथ काट देते हो तो तुम्हारा जहर नहीं फैलेगा और तुम मरने से बच जाओगे, और ये काम तुम खुद करोगे, क्योंकि मैं आहान शाह हूँ, इस गांव का सरदार। और तुम तो जानते हो सरदार किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। आहान ने बहुत इत्मीनान से कहते हुए मुजफ्फर शाह को इशारा किया था, जिस पर मुजफ्फर ने वुड कटर मशीन उसके सामने रखी थी। मर्ज़ी तुम्हारी अपनी है, मैंने तुम्हें ज़िंदा रहने का मौका दिया है। आहान कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था जब उसे पीछे से वुड कटर मशीन के चलने और मलक के ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई थी, जिसे सुनकर उसे सुकून सा आया था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। वो आहान शाह था। उसे अपने दुश्मनों को मात देना अच्छे से आता था। वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के हाथों से तकलीफ़ देता था। मुजफ्फर लाला, ये मरना नहीं चाहिए। काफ़ी पुराना दुश्मन है मेरा, बहुत अच्छी जान पहचान है इससे। मदद करिएगा इसकी, अस्पताल ले जाइएगा। आहान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज़, दानिया ने हवेली में आते हुए खुशी से कहा था। दानिया, शाहनवाज साहब की दोस्त की बेटी, आहान शाह की दूर की कज़न जो अमेरिका में रहती थी। आहान 15 साल बाद वापस आई थी। हवेली के सब लोगों को उसे देखकर खुशी हुई थी। अरे बच्चे तुम। शाहनवाज साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था। वो एक एक करके सबसे मिल रही थी। मुराद कौन है ये? मुराद, अर्शिया और बुराक एक साथ खड़े थे। ये डाइन है, मेरा मतलब है दानिया। मुराद ने उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाया था। आहान शाह बहुत पसंद है इसे। बुराक ने जैसे एक खुफिया इन्फॉर्मेशन दी थी उसे। क्या? अर्शिया ने मुँह खोले बुराक की जानिब देखा था। जी हाँ, वो तो शुक्र है ये अमेरिका में रहती थी, वरना। मुराद ने मुंह पर हाथ रखा था। मुराद, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने मेरे सरदार को किसी और के साथ जोड़ा तो। अर्शिया ने मुराद को धमकी दी थी। अरे मैं तो बस ऐसे ही। मुराद अभी बोल ही रहा था जब दानिया अर्शिया के पास आई थी। बुराक और मुराद कैसे हो दोनों? दानिया ने खुशी से कहा था। अभी तक तो ठीक ही थे, आगे का पता नहीं, तुम जो आ गई हो। बुराक ने बालों में हाथ मारते हुए कहा। क्या मतलब है? दानिया जैसे उसकी बात हल्की सी समझ गई थी। कुछ नहीं। बुराक ने मुराद की जानिब देखा था जहाँ वह मुस्कुरा रहा था। वैसे ये कौन है? दानिया ने अर्शिया की जानिब इशारा किया था। मैं शाह हवेली की सबसे बड़ी बहू और आहान शाह की इकलौती, पहली और आखिरी बीवी अर्शिया एक ही जुमले में बहुत सी बातें बता चुकी थी। ओह, हमारा आहान।
दानिया ने मुराद की जानिब देखते हुए तस्दीक करनी चाहिए थी। हमारा नहीं, मेरा आहान शाह, अर्शिया ने पूरे हक से कहा था, जिस पर मुराद और बुराक ने अपनी हंसी छुपाई थी। दानिया तुम? आहान जो अभी अभी आया था लॉन्च में, उसे देखकर यहाँ आया था। आन कैसे हो तुम? दानिया आहान की जानिब खुशी से बढ़ी थी जब अर्शिया भागकर आहान शाह के सामने जा खड़ी हुई थी। आन नहीं, आहान। मेरी सास ने इतना खूबसूरत नाम रखा है मेरे शोहर का। आप आहान ही कहें तो अच्छा होगा। अर्शिया ने शोहर अल्फाज पर जोर दिया था। अर्शिया की जलन देखकर आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, लेकिन मुझे मिलने तो दो ना आहान से। दानिया को अर्शिया का ऐसा करना अजीब लगा था। तो मिले ना। किसने मना किया है? पूछे हाल इनका, लेकिन मुंह से। हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये मेरे शोहर हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनको कोई हाथ लगाए। अर्शिया ने नज़रों नज़रों में ही उसे वार्निंग दी थी, जिस पर दानिया ने हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम मिल लो आहान से। मुझे किचन में बहुत काम है, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो सारा काम मुझे ही देखना होता है। अर्शिया उस पर हर बात वाजिया कर रही थी, जबकि आहान शाह अपनी उस 5 फुट की जान से अजीज़ बीवी की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। मुराद और बुराक, ख्याल रखना आहान की बहन को कोई तकलीफ़ ना हो, उनका ख्याल रखना। अर्शिया ने जाते हुए मुराद और बुराक की जानिब देखकर आंख दबाई थी, जिस पर उन दोनों ने हंसते हुए अपने सीने पर हाथ रखा था। दानिया को अर्शिया की इस बात पर आग सी लगी थी। चले बहना, खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं। हम नहीं चाहते आपको तकलीफ़ हो। मुराद ने बुराक की जानिब देखा था, जिस पर अगला जुमला बुराक ने मुकम्मल किया था। क्योंकि आहान शाह की बीवी को अच्छा नहीं लगेगा ना। बुराक ने कसम खा रखी थी उसे जलाने की। मुझे पता चल चुका है कि वो आहान की बीवी है। दानिया ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। जी हाँ, क्योंकि वो हैं इकलौती बीवी, आहान शाह की एक वाहिद हकदार, मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि आहान शाह उन दो नमूनों को देख रहा था जो अपनी भाभी का हुक्म मान रहे थे। मुराद? आहान ने मुराद की जानिब देखा था। जा रहा हूँ मैं तो बस अपनी बहन प्लस आपकी बहन से लगा हुआ था। मुराद अपनी जगह से खड़ा हुआ था। अर्शिया आहान शाह, कितना परफेक्ट नेम है ना? बुराक ने दानिया की जानिब देखकर पूछा था, जबकि मुराद ने अपना कहका कंट्रोल किया था। जी, बहुत परफेक्ट है। दानिया ना चाहते हुए भी बोली थी। इसका मतलब है मेरी बहन को उसकी भाभी पसंद आई। मुराद ने एक और बार उसका दिल चलाया था। हाँ। दानिया का बस नहीं चल रहा था कि वो मुराद और बुराक का कत्ल कर दे। ओके, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। मुराद और बुराक हंसते हुए हवेली की हार से निकले थे, जबकि दानिया अभी भी इस दुख में थी कि आहान शाह की शादी किसी और से हो गई है। दानिया हमेशा से जानती थी कि फरताशिया आहान शाह की मंग थी, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन उसकी दुआ कबूल होगी और आहान शाह उसे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहान शाह अर्शिया के नसीब में लिखा हुआ था और उसी को मिला। ज़ैद लाला, आप कहीं जा रहे हैं क्या? फिज़ा जो कॉफ़ी देने आई थी ज़ैद को सामान पैक करते देख उसके पास आई थी। हाँ गुड़िया, वो कुछ काम है इसलिए मैं परसों जा रहा हूँ लाहौर। ज़ैद ने अपने कपड़े पैक करते हुए कहा। लाला क्या हुआ है, आप सही हैं ना? फिज़ा ने ज़ैद का बाजू पकड़ा था। हाँ मैं सही हूँ। ज़ैद फिज़ा की जानिब देखकर मुस्कुराया था। लेकिन मुझे आप सही नहीं लग रहे हैं। हाँ मैं सही हूँ। ज़ैद फिज़ा की जानिब देखकर मुस्कुराया था, लेकिन मुझे आप सही नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ है? आपकी आंखें लाल क्यों हुई हैं? फिज़ा ने ज़ैद की आंखों की जानिब देखा था, जहाँ बहुत नींद थी। लाल सूजी हुई आंखें? नहीं, वो बस नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए, वरना सब सही है, तुम फिक्र मत करो। ज़ैद मुस्कुराया था। लाला ना जाए ना, बस 2 दिन बाद आयना का निकाह है, उसमें शरीक हो जाएं फिर चले जाइएगा। फिल्सा की बात पर ज़ैद ने उसकी जानिब देखा था। ज़ैद ने फ़ौरन कहा था। ये बात सिर्फ ज़ैद ही जानता था कि उसके सीने में क्या तूफ़ान मचा हुआ है। जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप अपना काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप आयना के निकाह में आ सकें। फिल्ज़ा की बात पर ज़ैद ने हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि वो फिल्ज़ा को क्या बताता कि वो यहाँ से क्यों जा रहा है। आयना, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? तुम आजकल, मैं देख रही हूँ, कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। अर्शिया ने उसका बदला अंदाज नोट किया था। हाँ, हम भी यही देख रहे हैं। मरियम और हुरिया ने भी अर्शिया की बात में हाँ मिलाई थी। तुम खुश तो हो ना? मरियम ने उसका हाथ पकड़ा था। अरे आप लोग परेशान ना हो, मैं खुश हूँ। आयना ने बहुत मजबूती से अपने दिल को संभाला था।
रात के 12 बज रहे थे जब हुरिया कमरे में दाखिल हुई थी। मुराद बेड से टेक लगाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। हुरिया जो बेड पर बैठी थी, मुराद को इतनी रात को लैपटॉप पर लगा देख आंखें घुमाई थी, जबकि उसकी यह हरकत मुराद शाह ने देखी थी। वैसे तुम्हें ऐसे छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं है। मुराद ने हुरिया की नज़रें अपने लैपटॉप पर महसूस कर ली थी। नहीं, वो तो बस मैं देख रही थी कि लैपटॉप कितना प्यारा है। हुरिया हड़बड़ाई थी। और लैपटॉप यूज़ करने वाले के बारे में क्या ख्याल है? मुराद ने अपना लैपटॉप बंद किया था। कुछ नहीं। हुरिया फ़ौरन कंबल में घुसी थी, जिस पर मुराद का कहका गूंजा था। मुराद ने लैपटॉप साइड पर रखा था, वो बेड पर लेटा था। उसने हुरिया को खींचकर एक झटके से अपने करीब किया था, जिसकी वजह से वो उसके सीने से लगी थी। हुरिया ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन मुराद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो उससे दूर ना हो सकी। मुराद ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए थे। जानान, मुझ पर इतना शक मत किया करो। तुम्हारा शोहर बहुत वफादार है तुमसे। मुराद ने उसका सर चूमा था। हुरिया शाह को मुराद शाह से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन नफरत भी नहीं थी। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। मुराद शाह हुरिया का बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। इसलिए हुरिया शाह मुराद शाह को अपने दिल में कहीं ना कहीं कुछ मुकाम दे चुकी थी, जो वो खुद भी नहीं जानती थी। आलियान शाह अभी अभी वापस आया था। मरियम उसका रोज़ इंतज़ार करती थी। खाना लगा दूँ? मरियम फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ी थी। नहीं, भूख नहीं है। आलियान शाह ने अपनी शॉल साइड पर रखी थी। अच्छा। मरियम सोफ़े पर बैठी थी। मरियम की इस हरकत पर आलियान ने उसकी जानिब देखा था। वो उसके पास आया था। आपने खाना नहीं खाया क्या? आलियान ने सोफ़े पर बैठते हुए उससे सवाल किया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तो बाहर से खाकर आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। मरियम ने नज़रें घुमाते हुए कहा। अगर आप लोगों की जगह आलियान लगा देती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आलियान ने मरियम का रुख अपनी जानिब किया था। मरियम ने एक नज़र आलियान की जानिब देखा था, फिर नज़रें फेर ली थी। अगर मरियम की जगह कोई और लड़की होती तो वो ऐसी हरकत कभी ना करती, लेकिन वो मरियम शाह थी, आलियान शाह की तवज्जो की इकलौती मालिक। वो ऐसा कर सकती थी क्योंकि आलियान शाह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कलबम खाने को कुछ दे दें। आलियान ने मरियम के चेहरे को देखते हुए फरियाद की थी। क्या वाकई? मतलब आपने खाना नहीं खाया? मरियम के चेहरे पर एक खुशी सी आई थी। नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। आलियान ने उसी के अंदाज में कहा था। अच्छा, मैं लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। मरियम कमरे से बाहर की जानिब भागी थी, जबकि आलियान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आहान शाह लैपटॉप में अपना काम करने में मसरूफ़ था, जबकि अर्शिया से घूर रही थी। क्या हुआ है? नज़र लगाने का इरादा है क्या? आहान ने अपना लैपटॉप साइड पर रखा था। नहीं, फांसी पर चढ़ाने का इरादा है, अर्शिया ने गुस्से से कहा था। क्यों सरदारनी साहिबा, ऐसा क्यों? अब बेवा क्यों होना चाहती हैं? आहान बेड पर उसके पास बैठा था। इधर आओ ज़रा तुम। मैंने देखा तुम बहुत फरी हो रहे थे उस डाइन से। क्यों? हाँ, बहुत हंस हंस कर हाल चाल पूछ रहे थे। क्या लगती है वो तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है मेरी सर्जरी हुई है तो मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती क्या? अर्शिया ने आहान का कॉलर पकड़ा था। आहान ने अर्शिया के हाथ को देखा था, जिससे उसने आहान का कॉलर पकड़ा हुआ था। आहान मुस्कुराया था, क्योंकि आज तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई थी कि वो आहान शाह को उंगली भी दिखा सके, लेकिन अर्शिया ने तो उसका कॉलर तक पकड़ा हुआ था। क्या मिसेस आहान को जलन हो रही है? आहान ने उसका गाल खींचा था। हाँ, हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कर लोगे तुम? मेरी एक बात कान खोल के सुनो। तुम मेरे शोहर हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम? आहान शाह पर सिर्फ अर्शिया शाह का हक है। इसलिए अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा ना तो आहान को अर्शिया का ऐसे देख कर मज़ा आ रहा था, तो पूरे गांव के सामने चप्पल से मारूंगी, समझे? अर्शिया ने आहान शाह की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा था। समझ गया। आहान मुस्कुराया था। अर्शिया ने उसका कॉलर छोड़ा था। वैसे अच्छी लगती हो तुम हक जताते हुए, जताया करो, आहान ने हंसते हुए कहा था, जबकि आहान की बात पर अर्शिया भी मुस्कुराई थी। फिक्र ना करो लड़की, मेरे मामले में तुम टेंशन फ्री हो जाओ, सो जाओ, बहुत काम होगा कल तुम्हें। आहान ने अर्शिया का हाथ चूमा था।
जिस पर अर्शिया मुस्कुराई थी। अहान सोफे की जानिब बढ़ा था जबकि अर्शिया उसे देख रही थी। वो उसे कबूल कर चुकी थी। वो चाहती थी कि वो बेड पर सोए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे कहे। अहान सुनो। अहान जो सोफे पर लेट रहा था अर्शिया की आवाज़ पर उसकी जानिब मुड़ा था। जी। तुम्हें नींद में लात मारने की आदत तो नहीं है ना? अर्शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। क्या? अहान ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ है? एक सवाल ही तो पूछा है, इसमें क्या वाली कौन सी बात है? अर्शिया ने मुंह बनाया था। नहीं, अहान ने उलझन से जवाब दिया था। अच्छा, तो तुम बेड पर सो सकते हो। मुझे कोई मसला नहीं है। अर्शिया जो कहना चाहती थी वो बोल चुकी थी। क्या वाकई? अहान को हैरत हुई थी। हाँ वाकई, तुम सोच सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। अर्शिया ने लेटकर कंबल मुंह तक ले लिया था जबकि अहान बेड के जाने बढ़ा था। अहान अब बेड पर लेट चुका था। आज 2 दिन गुजर चुके थे। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। आयना शाह के निकाह में 1 दिन रह गया था। अस्सलाम वालेकुम अर्श। रात के 1 बज रहे थे जब फिल्ज़ा की अर्शिया को कॉल आई थी। वालेकुम अस्सलाम। फिल्ज़ा खैरियत है ना, इतनी रात को कॉल की है? सब सही है ना? अर्शिया को फ़िक्र हुई थी। हाँ हाँ, सब सही है। वो ज़ैद लाला कब से घर नहीं आए, मुझे टेंशन हो रही है। वो इतनी देर तक बाहर नहीं रहते और कॉल भी नहीं उठा रहे। फिल्ज़ा ने तफसील से बताया था। अच्छा तुम फ़िक्र मत करो, मैं अहान को बोलती हूँ, वो कॉल करता है। अर्शिया ने उसे तसल्ली दी थी। अच्छा, खुदा हाफिज़। अर्शिया ने कॉल कट कर दी थी। वो इस वक्त झील के किनारे मौजूद थे। ज़ैद खान झील के करीब बैठा हुआ था जबकि आसिफ कार के पास खड़ा हुआ था। सर आपके मोबाइल पर बार बार कॉल आ रही है, आसिफ ने ज़ैद की जानिब देखते हुए कहा था, क्योंकि पिछले 10 मिनट से लगातार ज़ैद के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। लेकिन ज़ैद ने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि वह गहरी सोच में मुब्तला था। आसिफ के 2 दफ़ा बोलने पर भी जब ज़ैद ने कोई जवाब नहीं दिया तो आसिफ ने कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कौन? आसिफ ने कॉल उठाते ही एहतराम से कहा था। वालेकुम अस्सलाम, अपने सर से मेरी बात करवाओ। अहान ने संजीदगी से कहा था। सॉरी सर, बिज़ी हैं आप, बाद में कॉल करिएगा। आसिफ नहीं जानता था कि कॉल पर कौन है। क्यों? तुम्हारा सर प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, उसे अभी के अभी फ़ोन दो। अहान ने ऑर्डर दिया था। सर ये किसी की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आसिफ ने मोबाइल ज़ैद की जानिब बढ़ाया था। जब ज़ैद ने उसकी जानिब देखते हुए उसके हाथ से मोबाइल थाम लिया था। कौन? ज़ैद ने बिना नंबर देखे मोबाइल कान से लगाया था। तुम्हारा बाप, इस गांव का सरदार बात कर रहा हूँ। अहान ने जलकर कहा था। क्या हुआ, मेरी बहन ने फिर सोफे पर सुला दिया क्या? ज़ैद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अहान ने परेशानी से कहा था। वो मैं झील घूमने आया था। ज़ैद ने उस झील को देखते हुए कहा जो बहुत खूबसूरत थी। ज़ैद खान तुम्हारा दिमाग सही है? रात का यह वक्त तुम्हें मिला था झील घूमने के लिए? अहान को हैरानी सी हुई थी। हाँ, जो तुम समझो। ज़ैद के लहजे में अजीब सी थकन थी। तू सही है? कुछ परेशानी है क्या? इतने दिनों में अहान शाह ज़ैद खान को बहुत अच्छे से समझ चुका था। हाँ, ज़ैद ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। तो वही रह, मैं आ रहा हूँ। अहान को अब ज़ैद की बहुत फ़िक्र होने लगी थी। ओके। ज़ैद ने कॉल काट कर दी थी। अहान अपनी कार की केस लेकर बाहर की जाने पड़ा था। क्या कर रहे हो यहाँ? अहान शाह आधे घंटे बाद ज़ैद के पास था। कुछ नहीं। ज़ैद ने झील के पानी में नज़रें जमाए कहा। कहीं तुम और आसिफ डेट तो नहीं? अहान ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना अहान? ज़ैद ने हैरानी से अहान की जानिब देखा था। अब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं यही सोचूंगा ना, और देखो तुम्हारे और आसिफ के अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। अहान ने मज़ीद तंग करते हुए कहा। कहने को तुम सरदार हो लेकिन हरकतें तुम्हारी। ज़ैद ने अपने कानों को हाथ लगाया था। अच्छा ये बता क्या हुआ है? अहान ने ज़ैद के गले में बाजू डालते हुए कहा था। कुछ नहीं। ज़ैद की नज़रें झील पर ही थी। देख ज़ैद, सच सच बता क्या हुआ है, अब तुम मुझसे भी छुपाएगा क्या? अहान शाह से ज़्यादा ज़ैद खान को कोई नहीं समझ पाया था। ज़ैद खान ने आज तक दोस्त नहीं बनाए थे। अहान शाह उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त था और शायद अजीज़ भी। मोहब्बत हुई है मुझे। तूने सुना? मुझे मोहब्बत हुई है। आशिक बन गया हूँ मैं।
ज़ैद खान चिल्लाया था जबकि उसकी आंखों में दर्द वाज़िया था। किससे हुई है? किससे हुई है? क्या हुआ है? अहान ने दुआ की थी वो जो सोच रहा है वो ना हो। हाँ, मुझे मोहब्बत हुई है अहान, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई है। और मेरी बदनसीबी देखो, उस लड़की को मुझसे मोहब्बत नहीं है। ज़ैद खान मुस्कुराया था। कौन है वो? ऐसे कैसे हो सकता है? अहान शाह को हैरत हुई थी, कोई लड़की ज़ैद खान को कैसे नापसंद कर सकती थी? दुनिया की हर लड़की मरती थी उस खूबसूरत नौजवान पर। एक लड़की है जिसने इस पत्थर दिल को मोम किया था, वो ऐसा कर सकती है, उसे हक है। ज़ैद ने अहान की जानिब देखा था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे उसका नाम बता। अहान नहीं चाहता था ज़ैद का दिल टूटे। मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अपने महबूब का नाम बता देना ऐसा है जैसे आपने उसके जिस्म का आधा हिस्सा किसी को दे दिया हो। ज़ैद खान बा मुश्किल मुस्कुराया था। लेकिन मेरे यार, वो तुझे नापसंद क्यों करेगी? अहान ने ज़ैद के कंधे पर हाथ रखा था। वो तेरे यार से मोहब्बत नहीं करती। उसका कल निकाह है किसी और से। कल वो किसी और की दस्तरस में हो जाएगी हमेशा के लिए। ज़ैद खान की आंखों में नमी आई थी। वो पहली बार थी जब ज़ैद खान अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर रो रहा था। उस मजबूत दिल वाले मर्द ने मोहब्बत की थी, और मोहब्बत मजबूत से मजबूत इंसान को भी रुलाने का हुनर रखती है। हम बात कर लेते हैं ना, अभी भी वक्त है। ज़ैद तो चल, मैं बात करूँगा, उसे मैं समझाऊँगा। अहान ने ज़ैद को हौसला दिया था। नहीं, मैं लाहौर जा रहा हूँ, कुछ दिन वहाँ रहूँगा तो सही हो जाऊँगा, ज़ैद ने उठते हुए कहा था। क्योंकि ज़ैद खान अहान को ये नहीं बता सकता था कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसी की बहन है। क्योंकि वो जानता था अहान शाह सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि वो ज़ैद के लिए आईना को मना सकता था। ज़ैद खान अहान को उतना ही अजीज़ था। लेकिन ज़ैद, कल आईना का निकाह है और तू जा रहा है। अहान को ज़ैद का जानना अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी सरदार, मैं तेरी बहन के निकाह में नहीं आ सकूँगा। ज़ैद ने माजरत की थी। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, जल्दी लौट आना, पहुँच कर कॉल कर देना। अहान ने ज़ैद को गले लगाया था। ओके सरदार, जैसा तेरा हुक्म। ज़ैद मुस्कुराया था। खैरियत से जाना। अहान ने ज़ैद को अलविदा कहा था। ज़ैद और आसिफ कार में बैठकर जा चुके थे, जबकि अहान को एक तरफ बुराक और दूसरी जानिब ज़ैद के लिए परेशानी हो रही थी। आज आयना की मेहंदी थी। मेहंदी और निकाह साथ ही रखा गया था। शाम के 4 बज रहे थे, सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। मुजफ्फर लाला, आप पार्लर से आयना को ले आए, सब लोग बिजी हैं तो कोई फारिग नहीं है। आयना सुबह ही ब्यूटी पार्लर चली गई थी। जी अर्शिया बीबी, मुजफ्फर लाला ने हमेशा की तरह एहतराम से कहा था। मुजफ्फर लाला कार की जानिब बढ़ गए थे। सब नौजवान मेहमानों को संभाल रहे थे। ज़ैद इस वक्त अपने लाहौर वाले फ्लैट में मौजूद था। सफ़ेद कलर की पैंट पहने, जिस पर ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें। उसकी बिखरी हालत उसके बारे में बता रहे थे। अभी वो सोफे पर गिरने के अंदाज में लेटा ही हुआ था जब उसे उमर की कॉल आई थी। ज़ैद ने कॉल उठा ली थी, क्योंकि उमर खान वो वाहिद हस्ती थी जिसकी कॉल ज़ैद खान कभी नहीं काटता था। क्या हुआ है आपको? आप बिना बताए कैसे जा सकते हैं? उमर ने एक सांस में ही सब कुछ बोल दिया था, क्योंकि उसे सुबह ही अहान ने बताया था कि ज़ैद लाहौर जा चुका है। कुछ नहीं, क्यों, तुम्हें भी साथ आना था क्या? ज़ैद मुस्कुराया था। लाला, बात ना बदलें, क्यों गए हैं आप यहाँ से? उमर कहीं ना कहीं उसके दिल की हालत से वाकिफ़ था। वो पेशावर में सर्दी थी और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसीलिए। ज़ैद जानता था उमर उसका झूठ अच्छे से पकड़ सकता था, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ आपको ये मौसम क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपको आयना पसंद थी तो आप मुझे बता देते, हम मिलकर बात करते। लेकिन ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। उमर को ज़ैद का ऐसे बिना कुछ कहे चले जाना बुरा लग रहा था। मैं भागा नहीं हूँ। ज़ैद खान भागने वालों में से नहीं है, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। उसकी खुशी किसी और में थी और मैंने तो बस उसे खुश किया है। ज़ैद ने बहुत आराम से कहा था। और आपकी खुशी का क्या? उमर खान, क्या तुमने सुना नहीं? महबूब की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने आयना शाह की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। ज़ैद की आंखों के सामने आयना का चेहरा लहराया था। लेकिन लाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ आयना राज़ी नहीं है। उमर ने आयना को हमेशा से नोट किया था, कैसे वो ज़ैद को देखती थी। अगर वो ये बात मुझसे खुद कहती ना, तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान मानता। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी मर्ज़ी किसी और में है, इसीलिए तो उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। और ये बात ज़ैद ही जानता था, आयना का नाम किसी और के साथ लगाकर उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ वो उसे पसंद नहीं करती।
आपको जो करना है करें, भाभी तो आयना शाह ही मेरी बनेगी, उमर ने ज़िद्दी अंदाज में कहा था, जिस पर ज़ैद मुस्कुराया था। हेलो, ज़ैद ने एक नंबर पर कॉल की थी। यस सर। दूसरी जानिब से आसिफ की आवाज़ गूंजी थी। क्या खबर है? ज़ैद ने आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाए हुए सवाल किया था। सर, लड़का कोई इतना अच्छा नहीं है। उसका नाम यूसुफ है, माँ का नाम शगुफ्ता है, बाप का नाम अली है। बाहर मुल्क में रहने की वजह से बहुत ख़राब है। बेटा देर देर तक क्लब में रहता है, बहुत अजीबो गरीब लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। माँ और बेटा तो बिल्कुल राज़ी नहीं थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन बाप चाहता था कि आयना शाह उनके घर की बहू बने। आसिफ ने बिना रुके सब कुछ फ़ौरन कहा था। अच्छा, नाइस। ज़ैद ने कॉल कट कर दी थी। आयना शाह, तुम बहुत अनमोल हो, और अनमोल चीज़ें गलत हाथों में अच्छी नहीं लगती। ज़ैद ने अपनी कार की कीज़ उठाई थी और बाहर की जानिब बढ़ा था। बुराक बाबा। बुराक, जो अपनी कार के पास खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था, मुजफ्फर लाला की आवाज़ पर पलटा था। मुजफ्फर लाला। बुराक ने उन्हें थामा था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके सर में बहुत सा खून बह रहा था। और हान, मुराद और उमर, जो किसी ज़रूरी काम से बाहर की जानिब जा रहे थे, बुराक की जानिब बढ़े थे। क्या हुआ है लाला? और हान ने उनके सर पर अपना रुमाल रखा था, क्योंकि उनका खून रुकना बहुत ज़रूरी था। वो लोग, आयना बिब्बी, मुजफ्फर कहते ही बेहोश हो गया था। बुराक, तुम इनको अस्पताल लेकर जाओ, हम देखते हैं। और हान ने कहते ही कार का दरवाज़ा खोला था। आयना। मुराद के लबों पर आयना का नाम आया था। पार्लर चलो जल्दी। मुराद, उमर और ओरहान कार की जानिब भागे थे। 1 घंटे के बाद वो पार्लर के बाहर मौजूद थे। बात सुनो, तुमने उस लड़की को देखा है क्या? मुराद ने आयना की तस्वीर गार्ड को दिखाते हुए कहा था। जी, ये तो अभी अभी गई है एक अंकल के साथ। गार्ड ने आयना को पहचान लिया था। क्या ये वो शख्स था? मुराद ने मुजफ्फर लाला की तस्वीर उसे दिखाई थी, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। चलो, मुराद और हान उमर कार की जानिब भागे थे। मुझे नंबर बता आयना का, मैं उसका मोबाइल ट्रेस करता हूँ। और हान ने मुराद से आयना का नंबर लिया था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अहान अस्पताल में मौजूद था, बुराक ने उसे सब बता दिया था। जी, इन्हें होश में आने में वक्त लगेगा, 1 या 2 दिन, ऐसा भी हो सकता है वो कभी नहीं। अभी वो डॉक्टर बोल ही रहा था जब अहान ने उसका कॉलर पकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो अंदर लेटा इंसान मुझे कितना अजीज़ है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अहान ने उसे दूर धकेला था। अहान, संभाल खुद को। बुराक ने उसे संभाला था। अहान शाह जब 5 साल का था तब से वो मुजफ्फर लाला को जानता था। वो बचपन से ही उनके मुलाजिम थे और उन्होंने हमेशा शाह हवेली वालों की हिफाजत की थी। हमेशा की तरह आज भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया था। वो अहान शाह को बिल्कुल अपने बाप जैसे अजीज़ थे। हर एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सब जगह देखो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए आसिफ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ैद खान चिल्लाया था। उसे अभी अभी इस बात की खबर हुई थी। हेलो, अभी के अभी एक हेलीकॉप्टर मंगवाओ। पेशावर जाना है मुझे और मैं देर नहीं कर सकता। अगले 20 मिनट में तैयार होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। ज़ैद खान ने अपनी कार का रुख एयरपोर्ट से दूसरी जानिब घुमाया था। यस सर। दूसरी जानिब से एक शख्स ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा था। ज़ैद कॉल कट कर चुका था। मेरी बच्ची अर्शिया। ज़रमीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर को वो एक माँ थी। अम्मी, कुछ नहीं होगा, अहान लोग गए हुए हैं ना, सब सही हो जाएगा। अर्शिया ने खुद से लगाए हौसला दे रही थी। मुझे तो पहले ही शक था, देखो भाग गई वो अपने आशिक के साथ। मुराद, जो ज़रमीना बेगम के पास बैठा था, उन्हें दिलासा दे रहा था। शगुफ्ता बेगम के मुंह से अपनी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर वो खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलता हुरिया शाह उन पर बरस पड़ी थी। आंटी प्लीज़, अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकती तो ज़्यादा भी ना करें। और जहाँ तक बात है आयना के किरदार की, तो यहाँ खड़ा हर इंसान उसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। अफसोस इस बात का है कि जितनी छोटी आप है उतनी ही छोटी आपकी सोच भी है। हुरिया का बस चलता तो वो उन्हें मार डालती। उफ, देखो ज़रा कितनी लंबी ज़ुबानें हैं इनकी। शगुफ्ता बेगम ने मुंह पर हाथ रखा था। आंटी, आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए हम आपको अभी तक झेल रहे हैं, वरना अगर कोई और मेरी बहन के बारे में ये बकवास करती तो मैं उसे वो सजा देती कि उसकी 7 नस्लें याद रखती। अर्शिया ने उनकी आंखों में देखते हुए उन्हें वार्न किया था। अस्सलाम वालेकुम आयना शाह, कैसी हो? ज़ुबैर मलिक ने आयना शाह के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बगैरत इंसान, मेरे हाथ खोलो, तुम्हें मैं बताती हूँ मैं कैसी हूँ। आयना ने उसके पाँव पर अपनी हील मारी थी। मलक को दर्द हुआ था। चटाख! मलक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से उसका होंठ फट गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो भी एक लड़की होकर! मलक ने उसके बाल दबोचे थे। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारी 7 नस्लें बर्बाद कर सकती हूँ ज़ुबैर मलक। आयना ने उसके मुंह पर थूका था। ओह!
मैं तो भूल गया था कि तुम इतनी आसानी से कैसे झुक सकती हो। तुम तो शाह हवेली का खून हो, सरदार की बहन हो ना। मलक मुस्कुराया था। लड़की अपनी आंखें नीचे कर, वरना वरना क्या? आयना बेखौफ से उसकी आंखों में देख रही थी। वो आयना शाह थी, एक मजबूत और बहादुर लड़की। बेशक उसके भाइयों ने उसे शहजादी की तरह पाला था, लेकिन उसे इतना मजबूत तो बनाया था कि वक्त आने पर खुद के लिए लड़ सके। बहादुरी, जिद्दीपन उसे अपने ख़ानदान से विरासत में मिला था। वरना मलक ने जलता सिगरेट उसकी कलाई पर लगाया था। आयना को तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने आंखें अभी भी नीचे नहीं की थी। बहुत ही कोई ढीठ हो तुम सब शाह। मलक को उस लड़की की बहादुरी पर हैरत हुई थी। इसे ढीठ नहीं बहादुरी बोलते हैं मलक। लेकिन तुम ये एक बात कैसे जानो? तुम तो एक बुज़दिल इंसान हो। जब भी तो 4 गार्ड्स होने के बावजूद एक लड़की का इतना खौफ कि उसके हाथ बांधे हुए हैं। आयना मुस्कुराई थी। उसके होंठों से खून बह रहा था। एक सेकंड के लिए मलक हड़बड़ाया था। वो लड़की सही तो कह रही थी। वो शाह हवेली की लड़की थी, वो कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मलक ने उसे बांधा हुआ था। एक सेकंड के लिए मलक हड़बड़ाया था। वो लड़की सही तो कह रही थी। वो शाह हवेली की लड़की थी, वो कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए मलक ने उसे बांधा हुआ था। तुम्हें तो मैं मलक ने उसकी दूसरी कलाई पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। लाला का थप्पड़ याद है? ओह, तुम्हें कैसे याद होगा? तुमने तो इतने थप्पड़ खाए हैं कि तुम भूल जाते होगे। आयना नम आंखों से मुस्कुराई थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन हार मानना तो उसने भी नहीं सीखा था। तुम्हारी आज शादी है ना? सब मेहमान आ चुके होंगे। तुम्हारे निकाह का वक्त जा चुका है। सब लोग अभी बस बहुत से बातें बना चुके होंगे। सरदार की इज्जत। अभी मलक मुस्कुरा ही रहा था जब आयना की आवाज़ ने एक दफ़ा फिर उसे अंदर तक चलाया था। मलक, मेरे लाला की इज्जत की फ़िक्र तुम ना करो। सरदार ने इन 2 सालों में इतनी इज्जत कमाई है ना, अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दो ना, तुम उसके ज़रा बराबर नहीं कमा पाओगे। तुम जैसे 1000 भी आ जाए ना तो सरदार का कुछ उखाड़ नहीं सकते। आयना ने उस पर हकीकत वाज़िया की थी। सुनो लड़के, इसका वो हाल करो कि इसकी रूह कांप जाए। मलक ने एक डंडे को देखते हुए अपने गार्ड से कहा था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। यह दुपट्टा आयना का है। अहान और बुराक रोड पर मौजूद थे जब अहान को आयना का दुपट्टा ज़मीन से मिला था। अहान वो दुपट्टा अच्छे से पहचानता था, क्योंकि ये दुपट्टा उसी ने ही दिया था आयना को। हाँ, ये उसी का है। बुराक भी उस दुपट्टे को पहचान चुका था। बाबा, बात सुने। बुराक ने खेत में काम करते एक बूढ़े शख्स को मुखातिब किया था। जी बुराक बाबा। वहाँ के सब लोग हवेली के लोगों को जानते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। ये दुपट्टा आप जानते हैं यहाँ कहाँ से आया है? किसका है? अहान ने बहुत एहतराम से पूछा था। जी सरदार, वो अभी यहाँ से एक कार गुजरी थी, उसी में से गिरा था। बूढ़े शख्स ने जो देखा था वो बता दिया था। मलक, अहान को एक सेकंड नहीं लगा था क्योंकि इस गांव में सिर्फ 3 हवेलियां थी, शाह हवेली, मलक हवेली और खान हवेली। इस गांव के लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, कार सिर्फ इन 3 हवेली वालों के पास थी। देखो मलक अपनी हवेली में एक शख्स से बात कर ही रहा था जब अहान और बुराक को हवेली में दाखिल होते देख अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सरदार तुम? मलक बहुत इज्जत करता था अहान की। मलक अपने नकम्मे बेटे को बुलाओ। अहान का अंदाज गुस्सीला था। शाहजेब। मलक ने ज़ोरदार आवाज़ में शाहजेब को पुकारा था जब वह अपने कमरे से बाहर आया था। जी। शाहजेब का उल्टा हाथ कटा हुआ था। अपने सामने अहान शाह को देखकर शाहजेब कांपा था। क्या किया तुमने अब? मलक चिल्लाया था। अब्बा खुदा की कसम, मैंने अब कुछ नहीं किया। शाहजेब अपने बाप के पीछे खड़ा हुआ था। मलक तुम भूल रहे हो, तुम्हारी 2 निकम्मी औलादें हैं, एक नहीं। बुराक ने उसे ज़ुबैर के बारे में याद दिलाया था। ज़ुबैर? मलक ने अब उसे बुलाया था। माल के बहुत तो गए हुए हैं, एक मुलाजिम ने सर झुकाए जवाब दिया था। मलक अपने कंधे मजबूत कर लो, कफन तैयार रखना अपने छोटे बेटे का। अहान ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा था। लेकिन सरदार क्या किया है उसने? मलक को अभी तक कुछ पता नहीं था। उसने शाहों की इज्जत पर हाथ डाला है और उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। अब तुम एक ही दुआ करो कि वो मुझे ना मिले, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसका हाल मैं वो हाल करूँगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अहान को सीले अंदाज में कहते हुए चला गया था। ज़ुबैर, ये तुमने क्या किया? मलक सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा था, क्योंकि वो अहान शाह से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। आज तक इतनी जुर्रत किसी ने नहीं की थी। उनकी इज्जत पर हाथ डालने की गलती आज तक किसी ने नहीं की थी। रात के 1 बजने को था, आयना का कुछ पता नहीं चला था। ज़रमीना बेगम का बुरा हाल था रो रो कर।
खान हवेली के सब लोग भी शाह हवेली में ही थे। सब मेहमान जा चुके थे, लड़के वाले भी वहीं थे। सब नौजवान लगे हुए थे आयना की तलाश में, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उमर ने अपने ऑफिसर से कहकर पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट बंद करवा दी थी। मुराद ने हर वो जगह तलाश की थी जहाँ पर उसे रखा जा सकता था। अहान ने पूरा गांव तलाश किया था। जैद के सारे गार्ड्स हर एयरपोर्ट, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर फैले हुए थे। होगी मलक की लोकेशन ट्रेस। और हाँ ने उन सबको देखते हुए कहा था जो कब से फ़ोन पर कई लोगों को कॉल करके बहुत कुछ करवा चुके थे। कौन सी जगह है? आलिया ने उसके साथ से टैब लिया था। इस गांव से 2 घंटे के फासले पर है। आलिया के कहते ही वो सब जल्दी से अपनी गाड़ियों की जाने पड़े थे। अब उमर, मुराद, ओरहान, बुराक, आलिहान, अहान सब अपनी गाड़ियों में बैठकर उस जगह की जानिब रवाना हुए थे। देखो मेरे पास मत आना। आयना उसकी हवस वाली निगाहें देख चुकी थी। अरे ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद इतनी खूबसूरत लड़की मिली है। मलक उसके पास आया था। दूर हटो बगैरत, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देंगे। आयना खुद को बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि वो शख्स उसको छू रहा था और आयना कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। कोई है, बचाओ मुझे, आयना चिल्लाई थी। चटाख। मलक ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। खामोश। उसने एक लोहा आयना के बाजू पर मारा था जिसकी वजह से आयना को अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ था। अब उसने वही लोहा उसके सीधे पाँव पर मारा था। आयना दर्द से चिल्लाई थी क्योंकि उसने वो लोहा इतनी ज़ोर से मारा था कि उसके पाँव और हाथ में से खून बह रहा था। तुमने क्या कहा था? तुम्हारे हाथ खोलूं? मलक ने आयना के हाथ खोले थे और एक झटके से उसे नीचे गिराया था। आयना को अपना जिस्म बेजान नजर आ रहा था। उसका हाथ और पाँव सुन्न हो चुका था। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ रही थी जिसकी वजह से उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। आयना की आंखें बंद हो रही थीं। उसे उसकी ज़िंदगी के सारे हसीन लम्हात याद आ रहे थे। हर वो शख्स जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उन सबका चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया था। आयना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपना सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा था। उन सबकी गाड़ियाँ एक लोहे के कारखाने के बाहर रुकी थीं जो एक वीरान जगह पर था। अभी वह सब अपनी गाड़ियों से उतरे ही थे जब उनके सामने एक कार आकर रुकी थी जिसमें ज़ैद खान उतरा था। अहान और ज़ैद ने एक नज़र एक दूसरे को देखा था और फिर अंदर की जानिब भागे थे। आयना, मुराद, ओरहान, उमर और आलिहान उसे आवाज़ें देकर हर जानिब तलाश कर रहे थे। अहान और ज़ैद एक कमरे की जानिब बढ़े थे जो अलग से बनाया गया था सीढ़ियों से नीचे। वो दोनों उस कमरे के बाहर रुके थे। वो दोनों पिस्तौल निकालकर अंदर की जानिब बढ़े थे। अंदर वाले मंजर को देखकर उन दोनों के दिल में एक गहरी चोट लगी थी। आयना शाह ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसका मुंह, हाथ और पाँव खून से भरे हुए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। अहान अहान आगे की जानिब बढ़ा था जब मलक ने उस पर चाकू से वार किया था, लेकिन जैद अहान के सामने आ गया था जिसकी वजह से जैद के सीने पर चाकू से गहरा कट लगा था। जैद। अहान ने जैद का हाथ पकड़ा था। सरदार, मैं ठीक हूँ, इसे अस्पताल लेकर चल। जैद के सीने से खून बह रहा था, लेकिन खुद की फ़िक्र किसे थी? उसे तो आयना की फ़िक्र थी। अहान ने आयना के इर्द गिर्द अपनी शाल लपेटी थी और उसे अपने बाजुओं में उठाकर बाहर की जानिब बढ़ा था। अहान के जाने के बाद जैद ज़ुबैर की जानिब बढ़ा था। ज़ुबैर पीछे को हुआ था जब मुराद, उमर और ओरहान वहाँ भी पहुँचे थे। जैद, तुम हमारे साथ चलो, इससे ये तीनों देख लेंगे। आलिहान ने जैद का बाजू थामा था। आप जाएं, हम लोग मलक की अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। बुराक ने जैद को जाने का कहा था जिसकी वजह से जैद आलिहान के साथ चला गया था। कैसी है मेरी बहन? वो इस वक्त अहान के डेरे पर मौजूद थे क्योंकि आयना की हालत इतनी ख़राब थी कि वो उसे डेरे पर लेकर आया था। फिल्ज़ा और फरताशिया भी यहीं मौजूद थीं। उन्होंने ही आयना के कपड़े चेंज किए थे। फिक्र न करे, उसे 15 मिनट में होश आ जाएगा। लेकिन उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो चुका है और उसके पाँव और हाथ की पट्टी कर दी है। लेकिन तुम लोगों को उसका बहुत ख्याल रखना होगा। बहुत अजियत से गुजरी है। डॉक्टर, जो मुस्तफ़ा की बीवी थी, उसने अहान को सब तफसील से बताया था। अहान किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त मुस्तफ़ा की बीवी को बुलाया था। जैद भी अपनी पट्टी करवा चुका था। वो और आलिहान अभी अभी यहाँ आए थे। शुक्रिया मुस्तफ़ा। अहान ने मुस्तफ़ा और उसकी बीवी का शुक्रिया अदा किया था। अरे सरदार, शर्मिंदा करोगे क्या? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहा था। जैद, कैसा है ज़ख़म अब? क्या ज़रूरत थी तुझे सामने आने की? अहान ने जैद के ज़ख़म पर बंधी पट्टी देखते हुए कहा। ज़ख़म सही है और मुझे ज़रूरत थी क्योंकि वो तुझे मारने वाला था। वो दोनों सोफ़े पर बैठे हुए थे। आलिहान, अहान, जैद, फरताशिया और फिल्ज़ा आयना के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो तीनों सोफ़े पर बैठे हुए थे जबकि फरताशिया और फिल्ज़ा आयना के पास बेड पर बैठी हुई थी। हाँ तो मुझे मारता ना, तेरा क्या जाता? अहान मुस्कुराया था। बहुत कुछ जाता मेरा। अगर वो तुझे मारता तो उसकी गर्दन जाती।
ज़ैद ने संजीदगी से कहा था। वैसे दर्द होगा तुझे, अहान ने मासूमियत से कहा था। कोई बात नहीं, सरदार ज़ैद खान अपने सीने पर तेरे लिए ऐसे कई चाकू खा सकता है। ज़ैद मुस्कुराया था। खान रुलाएगा क्या? अहान की बात पर दोनों का कहका गूंजा था। बुराक और मुराद ने अपनी कमीज़ के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए थे। क्या करने वाले हो तुम लोग? मलक को उमैर ने कुर्सी पर बिठाया था, जिसके बाद उसने उठने की हिम्मत नहीं की थी। प्यार करने वाले हैं हम, और हान ने हमेशा की तरह अपनी धुन में कहा था। और हान की बात पर बुराक, उमर और मुराद मुस्कुराए थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर मलक के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी थी। चलो मैं ज़रा लाइव चला जाऊँ इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मेरे फैंस को भी ऐसी दिलचस्प वाक़यात देखने का मौका मिलना चाहिए ना। और हान ने अपने मोबाइल का कैमरा सामने टेबल पर सेट किया था, जहाँ से मलक को बासानी देखा जा सकता था। अब मनाजर ऐसे थे कि मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, मोबाइल के सामने मलक कुर्सी पर बैठा हुआ था, साथ में एक कुर्सी पर उमर बैठा हुआ था, जबकि मुराद और बुराक पास पड़े लोहों में कुछ तलाश कर रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? मुराद और बुराक को कुछ तलाश करते देख मलक ने सवाल किया था। वो लोहे ढूंढ रहे हैं, मजबूत लोहे, जिससे तुम्हारी ढीठ चमड़ी सेट करेंगे, उमर ने बहुत पुरसकून होकर कहा था। मुझे जाने दो। मलक अपनी जगह से खड़ा हुआ था। नीचे बैठो। उमर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। मलक फ़ौरन अपनी जगह पर बैठा था। जाने मन, इतनी जल्दी किस बात की है? ज़रा सब्र तो करो। और हान अपने मोबाइल के कैमरे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फैंस, मैं हूँ उरहान अकबर, आपका खूबसूरत सा आइडियल, आपकी आंखों का तारा। आज मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए एक दिलचस्प चीज़ है, तो चले आपको इनसे मिलवाते हैं। ये है ज़ुबैर मलक, मलक साहब की निकम्मी औलाद, जिन्हें आप ज़िंदगी का सुकून बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए इनमें 2 मुँह वाला सांप नाच रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे अजीज़ को तकलीफ़ पहुँचाई है। चलें तो अब हम इनका अंजाम देखते हैं। और हान इंस्टाग्राम पर लाइव बहुत मज़े से बात कर रहा था, जबकि इधर उसकी बातें मलक को खौफज़दा कर रही थी। सो लेट्स स्टार्ट। कुर्सी के साथ मार खाओ या कुर्सी के बगैर, कोई फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ता, इसलिए ये मुझे दे दो। और हान ने मलिक को नीचे गिराया था और उसी की कुर्सी पर बैठा था। और हान कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था। उमर, बुराक और मुराद ने एक नज़र उस नौटंकी को देखा था। क्या हुआ? जल्दी करो, मेरे फैंस इंतज़ार कर रहे हैं। और हान ने टेबल पर पड़े मोबाइल की जानिब इशारा किया था, जहाँ लाइव चल रही थी। जैसा अकबर साहब आपका हुक्म, मुराद ने कहते ही एक लोहा सीधे मलक के सीधे पाँव पर मारा था। मलक की ज़ोरदार चीख निकली थी। नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया, और ज़ोर से मारो। और हान ने अब बुराक की जानिब देखा था। बुराक ने लोहा उसकी दूसरी टांग पर मारा था। मत करो, मलक चीखता हुआ पीछे की जानिब हुआ था। सबर, इधर आओ तुम, मेरे फैंस को सही से नज़र नहीं आएगा। और हान उसे खींचकर बीच में लाया था। हाँ, तो हम कहाँ थे? उमर जान, अब तुम्हारी बारी। और हान मुस्कुराया था। उमर ने एक डंडा उसकी कमर में मारा था, जिसकी वजह से मलक ज़मीन से हिल नहीं पा रहा था। अब मुझे देखो तुम तीनों। और हान अपनी जगह से खड़ा हुआ था। और हान ने मलक के सीधे हाथ पर अपने पाँव रखकर दबाया था, जिसकी वजह से मलक चिल्लाया था, ये लो। और हान ने एक ज़ोरदार डंडा उसके सीधे हाथ पर मारा था, जिसकी वजह से मलक की चीखें पूरे कारखाने में गूंजी थी। अब अरहान मलक के दूसरे हाथ की जानिब बढ़ा था। अब उसने मलक के दूसरे हाथ पर पाँव रखकर दबाया था और फिर ज़ोरदार डंडा उसके हाथ पर मारा था। मलक अपनी जगह से हिला था। दर्द से मलक की आंखों से आंसू बहे थे। देखो, ऐसे मारते हैं। अरहान ने उन तीनों की जानिब देखा था जो उसे ही देख रहे थे। बहुत अच्छे अरहान, उमर ने ताली बजाते हुए कहा था। बुराक, उसके दोनों हाथों की हड्डी टूट गई होगी क्या? मुराद ने मलिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, जो बेजान था। हाँ। अरहान मुस्कुराया था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मुराद ने अरहान की जानिब हैरानगी से देखा था। सही कह रहा है, वो टूट गई है, बुराक ने मलिक के दोनों हाथों को चेक करते हुए कहा था, जिस पर मुराद और उमर अरहान की जानिब देखा था, जहाँ वो मुस्कुराया था। ऐसे ना देखो, अरहान अकबर नाम है मेरा, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता मैं। अरहान ने अपने बाल सेट करते हुए कहा था। अब तुम लोग देख लो इसका क्या करना है, मैं ज़रा अपने फ़ैन से बात कर लूँ। अरहान ने अपना मोबाइल टेबल से उठाते हुए आंख दबाई थी। तो जैसा कि मेरे प्यारे फैंस, आपने देखा कि मलिक साहब का क्या हाल हुआ है। तो आज के वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि बेफजूल में किसी से पंगे ना लें, खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, फिर मिलते हैं। और हान ने कहते हुए अपना मोबाइल बंद कर दिया था। चलें, अगर आपकी लाइफ ख़त्म हो गई हो, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा था। वाई नॉट मेरी जान।
और हान ने सीने पर हाथ रखा था जिस पर वो तीनों मुस्कुराए थे। देखो वासी, इसका पूरा ख्याल रखना है तुमने, उससे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ना। और बहुत ज़रूरी बात, इसे डंडों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी चाहिए। उमर ने अपने सामने खड़े एक पुलिस ऑफिसर को कहा जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। वासी, कैसे हो तुम? बीवी बच्चे कैसे हैं? और हान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था जिस पर उमर ने उसे घूरा था। ऐसे मत घूरो उमर, तुम्हारे भी बीवी बच्चों का हाल पूछ लूँगा। और हान ने मुंह बनाते हुए कहा था जिस पर उमर ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। मेरी बच्ची। ज़रमीना बेगम ने आयना को अंदर आते देखा तो फ़ौरन उसकी जानी पड़ी थी। ज़रमीना बेगम ने उसे सीने से लगाया था। अहान ने आयना को बहुत ध्यान से सोफे पर बैठाया था क्योंकि पाँव पर लगने की वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अहान, तुम सही हो ना? अर्शिया ने अहान का बाजू पकड़ा था जिस पर अहान मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। लाला, हफ्सा जैद की जानी पड़ी थी। गुड़िया कुछ नहीं है, जैद ने बहुत प्यार से कहा था। ये इतनी कैसे लगी है? जैद की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिसकी वजह से उसकी पट्टी नजर आ रही थी। बाद में सब बताता हूँ। जैद ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा था जिस पर हफ्सा ने हाँ में सर हिलाया था। देखो तो ज़रा मुंह काला कर आई है और घर वाले कैसे उसकी खिदमत कर रहे हैं। शगुफ्ता बेगम दोबारा बोली थी। क्या आपको मुंह की ज़ुबान समझ नहीं आती? मुझे बता दे, मैं दूसरी तरह समझा देती हूँ। मरियम उनकी जानी बड़ी थी जब आलिया ने उसे कमर से थामा था। सही तो कह रही हूँ, बदकिरदार ख़ानदान की बदकिरदार बीवी। अब की बार शगुफ्ता बेगम अपनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सुनकर आयना की आंखें भीगी थी। अर्शिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी यूसुफ अर्शिया की जानी बढ़ा ही था जब बुराक ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। तमीज़ से, शाह हवेली की बड़ू बहू से बात कर रही हो तुम, भूलो मत, बुराक ने संजीदगी से कहा था। ज़बान संभाल कर बात करें, आप मेरी बहन के बारे में बात कर रही हैं। हमें किसी जाहिल को उसके किरदार की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं वो कितनी पारस है और ये काफ़ी है। मैं कब से आपको बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब और नहीं। अगर आपने इस ख़ानदान पर उंगली उठाई तो हाथ काट दूंगी। और अब की बार ज़ुबान संभाल कर बात करिएगा, वरना ज़ुबान गुत्ती से खींच लूँगी। अर्शिया ने बहुत सफाई से कहा था जिस पर एक सेकंड के लिए शगुफ्ता बेगम भी डर गई थी। ये अभी शगुफ्ता बेगम कुछ कहने ही वाली थी जब मरियम ने उनकी बात काटी थी। हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं क्योंकि आपका ये जाहिल बेटा हमारी शहज़ादी को डिज़र्व नहीं करता, मरियम ने ऊंची आवाज़ में कहा था। तुम? शगुफ्ता बेगम बोल ही रही थी जब हुरिया ने उनकी बात काटी थी। उंगली नीचे, वरना आप आई तो 10 उंगलियों के साथ थी लेकिन जाएंगी 9 उंगलियों के साथ। हुरिया की बात पर शगुफ्ता बेगम ने अपनी उंगली फ़ौरन नीचे की थी जिस पर वहाँ खड़े सब नौजवानों ने अपनी हंसी छुपाई थी। दरवाज़ा यहाँ है। अर्शिया ने हवेली के दरवाजे के पास खड़े होकर उन्हें बाहर की जानिब जाने का इशारा करते हुए कहा था। आज शाह नवाज साहब को अपने पोतों की पसंद पर फख्र हुआ था। शगुफ्ता बेगम ने एक हाथ से अपने बेटे का हाथ थामा था जबकि दूसरे हाथ से अपने शोहर का और बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वहाँ खड़े एक शख्स ने भी उन्हें नहीं रोका था क्योंकि भीख मांगना तो शाहों के खून में ही नहीं था। चलें, अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। खान हवेली के सब लोग जा रहे थे। ज़ैद, अपना ख्याल रखना। अहान ने ज़ैद के गले मिलते हुए उसे अलविदा कहा था। चलो, खुदा हाफिज़ सबको। आयना, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब घूमने चलेंगे। सबसे पहले हम चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। और हान ने मुस्कुराते हुए आयना को ताली मारी थी जिस पर आयना मुस्कुराई थी। आयना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उन सबको सुकून पहुंचा था। अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम सब आपके साथ हैं, ज़ैद ने मुस्कुराते हुए कहा था। ज़ैद की मुस्कुराहट देखकर कई लोगों को हैरत हुई थी जबकि मुराद, उमर और अरहान को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि वो जानते थे ज़ैद खान आयना को पसंद करता है। उमर ने ही बताया था मुराद और अरहान को, जिसे सुनकर उन दोनों को खुशी हुई थी क्योंकि मुराद को ज़ैद हमेशा से पसंद था अपनी बहन के लिए। आयना ने हाँ में सर हिलाया था। आयना को ज़ैद की मुस्कुराहट देखकर सुकून सा मिला था क्योंकि आयना ने आज उसे पूरे 10 दिनों बाद देखा था। चलो, खुदा हाफिज़। छिपकली, चलो, इसे सुकून से रहने दो, उमर ने फ़िज़ा को देखते हुए कहा था जो आयना से बात कर रही थी। बंदर, तुम मेरे हाथ लगो। फ़िज़ा उमर के पीछे भागी थी। आयना उन दोनों को देखकर खुलकर हंसी थी। हफ्सा, तुम मेरे पास रुक जाओ। वो सब अभी जा ही रहे थे जब आयना के आवाज़ पर उसकी जानिब मतवज्जा हुए थे। मैं? हफ्सा ने अर्शिया की जानिब देखा था। हाँ, अर्शिया मुस्कुराई थी। क्यों, क्या तुम नहीं रुक सकती? आयना ने हफ्सा की तरफ देखा था। अरे नहीं बच्ची, ऐसी बात नहीं, मैं सबसे पूछ रही थी। हफ्सा आयना के पास बेड पर बैठी थी। मतलब तुम रुक रही हो? आयना के चेहरे पर एक खुशी सी आई थी। ऐसा हो सकता है आयना बुलाए और हफ्सा ना आए?
हफ्सा मुस्कुराई थी, जिस पर वहाँ खड़े एक शख्स ने माशाल्लाह कहा था। आयना ने खुशी से उसे गले लगाया था। छिपकली, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम तो चलो, उमर ने मासूमियत से कहा था, जिस पर फिल्सा ने कुशन उठाकर उसे मारा था। खान हवेली के सब लोग जा चुके थे। लाला, अब सब जाएं, थक गए होंगे, जाकर सो जाएं, आयना ने आलिहान, मुराद और आहान को देखते हुए कहा था। अरे नहीं बच्चे, आहान ने उसका हाथ थामा था। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी भाभी का थप्पड़ कैसा लगा तुम्हें? मुराद ने मुस्कुराते हुए आयना से पूछा था। ज़बरदस्त, आयना मुस्कुराई थी। वैसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है क्या? बुराक ने अर्शिया की जानिब देखा था। जी मैंने वही ट्रेनिंग ले रखी है जो तुमने ली है, अर्शिया ने हंसते हुए कहा था। वो तो बस वो बुराक शाह की भाभी से बदतमीज़ी कर रहा था जिसका सिला उसे मिला, बुराक ने मासूमियत से कहा था, जिस पर अर्शिया हंसी थी। अर्शिया को उन सब में खुश देखकर हफ्सा को सुकून सा मिला था। खुदा ने अर्शिया के नसीब में खुशियाँ लिखी थी। बेशक आहान शाह उसके लिए बेहतरीन इंसान साबित हुआ था। आहान ने जो वादा किया था उसने वो निभाया था। सुबह के 6 बज रहे थे। आयना सो चुकी थी। हफ्सा उसके पास ही सोई थी। बाकी सब भी अब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सुबह के 12 बज रहे थे जब वो सब उठे थे। आयना हफ्सा और बुराक के साथ नाश्ते की टेबल पर आई थी। जब सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे, जब तानिया ने बोलना शुरू किया। मुझे आप सबको एक बात बतानी थी। तानिया की बात पर अर्शिया ने उसकी जानिब देखा था। बोलो बच्चे, शाहनवाज साहब ने बहुत प्यार से कहा था। मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया है क्योंकि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा और मुझे ज़रूरी काम भी आ गया है। अरे बच्चे, तुम तो अभी आई हो। शाहनवाज साहब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। दादी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मेरी आज की फ़्लाइट है, मेरा जाना ज़रूरी है। तानिया ने मासरत की थी। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मुराद ने संजीदगी से कहा था, जबकि मुराद उसकी हरकत पर वहाँ के सब नौजवानों ने अपनी हंसी छुपाई थी। चलो बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। कब जाना है बुराक छोड़ाएगा, क्योंकि मुजफ्फ़र तो सही नहीं है। शाहनवाज साहब को दुख हुआ था। दादी आप तकल्लुफ़ ना करें, मेरी दोस्त आ चुकी है मुझे लेने, मैं उसके साथ जा रही हूँ। दानिया अपनी जगह से उठी थी। सबसे मिलने के बाद अब वो अर्शिया के पास आई थी। खैरियत से जाना। अर्शिया उससे गले मिली थी, जिस पर तानिया मुस्कुराई थी। सबको अलविदा कहने के बाद अब वह जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लड़की? फरहान ने कमरे में दाखिल होते हुए आयना की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। खान हवेली के सब नौजवान दोबारा आ चुके थे। वालेकुम अस्सलाम, बेहतर हूँ, आयना ने मुस्कुराते हुए कहा था। यह आपके लिए किसी ख़ास ने भेजा है। फरताशिया ने एक चॉकलेट का डब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा। शुक्रिया, आयना ने मुस्कुराते हुए उसे थाम लिया था। चॉकलेट की खुशी में वो ये पूछना तो भूल ही गई थी कि वो ख़ास कौन था। आहान बाबा, आप मर्दों को दाजी बुला रहे हैं, सायमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सही, आहान खान कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था। सब मर्द उसके पीछे गए थे। वह सब मर्दान खाने में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से ही खान और शाह हवेली के सब मर्द मौजूद थे। सामने के सोफे पर शाहनवाज, वली खान और आगा साहब मौजूद थे। आहान सबको सलाम करने के बाद जैद के साथ बैठा था। कैसे हो जैद? आलिहा ने उसके ज़ख्म की जानिब इशारा किया था। अब ठीक है, फ़िक्र न करो, जैद ने धीमी आवाज़ में कहा था। दादी आपने बुलाया, खैरियत? आहान ने शाहनवाज को देखा था। बच्चे, हमने बुलाया है तुम्हें, वली खान ने नर्म लहजे में कहा था। जी बोलें। आहान के लहजे में एहतराम बरकरार था। दरअसल जैद को एक लड़की पसंद है, वली खान ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी ये तो मुझे पहले से ही पता है, आहान ने जैद के करीब होकर धीमी आवाज़ में कहा था, जिस पर जैद मुस्कुराया था। अच्छा फिर? आहान ने जान बनते हुए कहा। तो हम चाहते हैं कि हम उसका रिश्ता कर दें, इसलिए हम तुमसे आयना शाह का रिश्ता हमारे सबसे बड़े पोते ज़ियाद खान के लिए मांगते हैं। तुम्हारे दाजी और अब्बू को कोई एतराज़ नहीं है, बस तुम अपनी मर्ज़ी बता दो। वली खान की बात पर आलिहान और आहान ने हैरानी से जैद की जानिब देखा था। खान, क्या वाकई? आहान को हैरत का झटका सा लगा था। जब जैद ने उसे निकाह का बताया था तो उसके जहन में आयना दूर दूर तक नहीं आई थी। हाँ सरदार, जैद गहरा मुस्कुराया था। क्या हुआ है आहान, अपना फ़ैसला बताओ। शाहनवाज साहब उसे जैद से बात करते हुए देखा तो फ़ौरन बोले। खान, मेरी बहन का ख्याल रखोगे? आहान ने सबके सामने उससे पूछा था। आहान जानता था जैद उसका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी वो जैद का जवाब सुनना चाहता था। सरदार, तुमसे ज़्यादा रखूँगा, जैद ने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ है उसके बाद भी? आहान ने जैद की आंखों में देखा था। हाँ, उसके बाद भी, जैद ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर आहान मुस्कुराया था। मुबारक हो जिगर, आहान ने जैद को गले लगाया था, जिस पर वहाँ बैठे सब लोग मुस्कुराए थे। हम चाहते हैं निकाह आज शाम को ही हो,
वली खान ने एक और फरमाइश की थी जिस पर शाहनवाज साहब ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। अब वह सब नौजवान आयना के कमरे में आए थे। जैद दीवार से टेक लगाए अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। गुड़िया, एक बात करनी थी तुमसे। अहान ने आयना का हाथ पकड़ा था। क्या हुआ है लाला? आयना उन सबके चेहरों पर एक खुशी से देख चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जान सकी थी कि वो खुशी किस बात की है। तुम्हें जैद कैसा लगता है? अहान के सवाल पर आयना ने अहान को देखा था। हाँ? आयना को हैरत हुई थी। मेरा मतलब है, अगर हम उसे तुम्हारे हमसफ़र के तौर पर तुम्हारे लिए चुने, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? क्योंकि आज शाम को तुम्हारा निकाह है। लेकिन अगर तुम ना करोगी तो हम ये हरगिज़ नहीं करेंगे। अहान ने ठहर ठहर कर कहा था। जैसे आपकी मर्ज़ी। आयना ने अहान का हाथ चूमा था। शुक्रिया। अहान ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा था। वहाँ खड़े सब लोग इस फैसले से बहुत खुश थे। आयना का फैसला सुनकर अहान ने जैद की जानिब देखा था, जहाँ उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। चलो फिर निकाह की तैयारियां करते हैं, अर्शिया ने खुशी से कहा था। अहान ने दिल ही दिल में अपनी जान से अजीज़ बीवी की नज़र उतारी थी। शाम को मिलते हैं, जैद ने अलविदा कहते हुए कहा था।